प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, इनका नाम है नीलमणि बहेरा। ये शुक्रवार वाली कुंडली है। रविवार वाली कुंडली के लिए आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस जरूर लिखना चाहिए और साथ ही साथ अपना सवाल भी जरूर लिख दिया करिए और रविवार का कार्यक्रम अवश्य देखा करिए। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, यूं मैं झट से इनका पंचांग आपके सामने पढ़ करके बता देता हूं। मेरे सभी दर्शक जो मुझे नित्य प्रतिदिन देखते हैं और मेरे किसी भी प्रकार के कार्यक्रम को पसंद करते हैं, उनको सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं। और सबसे पहले जो ये बात है वो ये है कि कार्तिक माह में इनका जन्म हुआ है। अश्विन और कार्तिक माह का जन्म व्यक्ति को कंफ्यूजन में रखने वाला और जिद के कारण कई बार अपने आप को असफल करने वाला बना देता है। इस वजह से कभी भी जिद करके किसी भी विषय को चुनने को नहीं होना चाहिए उतारू। जिस चीज की कमी है उस चीज को दूर करने का प्रयास हमेशा करना चाहिए। ये ऐसे लोग थोड़े हठी हो जाते हैं और अपनी ही कमजोरी को कई बार नहीं पहचान पाते। ऐसी स्थितियां दिखती हैं। ऐसे ये कार्तिक और अश्विन माह वालों में, हालांकि होते बड़े बुद्धिमान हैं और होते धार्मिक हैं। दक्षिणायन में जन्मे होने से जहां व्यक्ति का आत्मबल, जहां व्यक्ति के जीवन में समस्याओं का खत्म न होने का प्रभाव और कई बार जो है वो पास आई हुई चीज भी दूर जाती हुई नजर आती है जीवन में। कई बार ऐसी स्थितियां भी देखने को मिलती हैं। जहां दक्षिणायन में जन्मे होने से व्यक्ति के आत्मबल में कमजोरी हो सकती है, व्यक्ति का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, उसके पास एक ऐसी वृत्ति आ जाती है जहां वो खुद पर ही कभी भरोसा नहीं कर पाता है या फिर खुद को संदेह की दृष्टि से देखने लगता है। हेमंत ऋतु ये बहुत बढ़िया, जहां व्यक्ति आलस्य थोड़ा सा करता है, विस्तर का प्रेमी होता है। कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि दिन गुरुवार। कृष्ण पक्ष में जन्मे होने से संतान उत्पत्ति में समस्याएं नहीं, व्यक्ति की वाणी थोड़ी क्रोधी और थोड़ी डरावनी या कई बार वो उतनी प्रभावशाली नहीं हो पाती है जितनी होनी चाहिए। गुरुवार के जन्मे होने से व्यक्ति के पास बुद्धिमत्ता का, व्यक्ति के पास धार्मिक होने का, व्यक्ति के पास जो है वो सुरक्षित वातावरण में निवास करने का ऐसा प्रभाव विकसित होते देखा जा रहा है। और गुरुवार के जन्म होने से उसके पास एक अलग तरीके का गंभीर होना भी देखा जाएगा। एक बड़ी अद्भुत बात बताता हूं, जब कभी भी ऐसा लगने लगे कि घर में जो है वो समस्याएं ज्यादा उत्पन्न हो रही हैं, जैसे आर्थिक पक्ष नुकसान में हो रहा हो या रोजगार की वृद्धि नहीं हो रही हो, तो कम से कम एक उपाय आप जो कर सकते हैं वो ये है, अपने पास एक छोटी सी गणेश जी की मूर्ति ना लाल कपड़े में लपेट करके रख लीजिए। अपने जेब में हो सके तो अपने बटुए में चुपचाप उसको रख लीजिए और प्रत्येक दिन जो आप पूजा करते हैं उसमें उनको सामने रख दिया करिए और उनकी भी साथ में पूजा कर दीजिए। पूजा जैसे ही आपका खत्म होता है वैसे ही वो गणेश जी की मूर्ति उठाइए, पुनः वापस उसी लाल रंग के कपड़े में लपेट करके अपने यथास्थान जहाँ पे आप जाते हैं उनको हमेशा अपने साथ रखिए। ये इतना लाभ करता है कि मतलब पूछो ही मत। कितने तरीके के जो है वो उपचार बताए जाते हैं, पर मैंने ये जहां तक समझा है ये बड़ा बहुत 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 काम की चीज है। आपको ये कर लेना चाहिए। छोटी सी मूर्ति, इतनी छोटी, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं, एकदम इधर 70-80 रुपए में आपको मिल जाएगी बाजार में, और वो रख करके लाल रंग के कपड़े में उनको लपेट करके रखा करिए और जब कभी भी पूजा करें तो उनको सामने रख लें। उससे उनका बल बढ़ता जाएगा। और वो तो मेरे गुरुजी कहा करते थे, गणेश जी ऐसे देवता हैं जहां पे उनकी लाठी गड़ जाती है तो फिर हिलते नहीं हैं और किसी की भी औकात नहीं है कि उनकी लाठी को हटा दे। स्वयं नारायण को भी उनके सामने नतमस्तक होना पड़ता है, स्वयं उनके पिता को भी उनको पूजित करना पड़ता है। ऐसी स्थिति है, इस वजह से ये बात बता दिया। हेमंत ऋतु ये बात बताई। कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि, ये सबके लिए मैंने बताया है, आप कोई भी काम कर सकते हैं तो इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे जरा मैं इनकी कुंडली में पंचांग पे आ रहा था। कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि के चंद्रमा जो होते हैं वो पापक होते हैं और जब पापक हो जाते हैं तो मन को पापी बनाते हैं और पापी जब मन को बना देते हैं तो परेशान करते हैं। और परेशान कैसा, मन को अनियंत्रित करें, सोचने वाला बना दे, सवालिया बना दे, दिमाग परेशान हो, आय अनियंत्रित हो, कभी आए कभी बढ़े कभी घटे कभी एर, उसमें ढूल मूल रवैया बना रहता है। कृष्ण पक्ष में जन्मे होने के कारण व्यक्ति की वाणी कई बार उत्तेजित हो जाती है और किसी को कुछ भी बोल जाती है। क्रोध में आए तो हाथ पांव कांपने लगे। और 10वीं तिथि के जन्मे होने से व्यक्ति का प्रभाव जो है वो संतुलन में नहीं रह पाता या कई बार वो जो चीज लेकर के चलता है जीवन में, जो लक्ष्य बना करके चलता है, उसमें रुकावटें भी आती हैं। और यहाँ पे सबसे ज्यादा जिस चीज की कमजोरी देखी जाएगी
वो आपके मन के कमजोर होने का प्रभाव देख सकता है। आगे बढ़ता हूं। मघा नक्षत्र ब्रह्म योग, ये बहुत अच्छा, मतलब अब यहाँ पे व्यक्ति जो है वो किसी कुल का अधिपति होता है, किसी मठ का अधिपति होता है, और यहाँ पे ये व्यक्ति के अंदर एक अलग तरीके का, ये मतलब मघा नक्षत्र वाले जो होते हैं वो धार्मिक पुरोहित या पुरोहित कर्म करने वाले होते हैं। मठ के अधिपति हो जाएं, किसी बहुत बड़ी धार्मिक संस्थान के साथ जुड़ करके इनका काम होने वाला हो जाए, अपने धर्म के लिए कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये इसी के कारण, ये मघा नक्षत्र का ही प्रभाव होता है कि व्यक्ति एक धार्मिक संस्था का मालिक बन जाता है या फिर धार्मिक संस्थान से जुड़ करके उसकी प्रगति होती है। आप ऐसे किसी भी, आप तो उड़ीसा के हैं, जगन्नाथ भगवान वही हैं, पकड़ लीजिए उनका हाथ और दामन, आगे बढ़ जाएंगे। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। ब्रह्म योग में जन्मे हैं, भस्म लगाइए, रुद्राक्ष धारण करिए, ब्रह्म के सदृश आप हैं, आपको तो किसी के पास जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और मैं जहां तक समझता हूं कि आपको खुद का काम सबसे बढ़िया, आपको किसी के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास भगवान ने वो चीज दे रखी है, बस उसको खोज के निकालने की, प्रकट करने की स्थिति है। क्षत्रिय वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण आप वस्तुतः भविष्य को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं मेरे साथ क्या होगा। ये जो ललक है ना, वो कभी भी खत्म ही नहीं होती है। और मैं जहां तक समझता हूं कि व्यक्ति के पास उसकी क्षमता भी है कि वो जान सकता है। जितने भी हैं लोग, दयानिधि बेहेरा जी हैं, वो उड़ीसा के ही हैं, और मैं अगर उड़ीसा जैसे शहर या फिर उड़ीसा जैसे राज्य की बात हो और दो चीजें याद ना करूं, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कभी संभव है। भगवान जगन्नाथ और दूसरे नंबर पे नीलमणि बेहेरा जी, जिन्होंने मुझे शुरू से मेरा जो है वो बड़ा ही उत्साहवर्धन किया है। ये रहते हांगकांग में। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। इनकी पंचांग में सबसे अच्छी बात क्या थी वो बता दूं। आप सभी लोगों को होली भी है ना कल सुबह, तो देख लीजिएगा। वैसे मैं किसी भी त्योहार पे आप लोगों को कभी मैं जो है वो कुछ करता नहीं और बोलता नहीं हूं, मेरी आदत ही नहीं है। आइए, पंचांग में सबसे अच्छी बात, कृष्ण पक्ष में जन्मे हैं तो संतान का सुख मिल जाता है। पर ब्रह्म योग ये बहुत बढ़िया, मघा नक्षत्र ये बहुत बढ़िया, मतलब आप इसको तो गुरुवार और ब्रह्म योग ये दोनों को अगर मैच कर दें तो व्यक्ति विशाल काय हो जाता है, और उसका व्यक्तित्व और उसका जो है वो मुखमंडल इतना ब्रह्म के सदृश चमकने वाला हो जाना चाहिए। और अपनी ऊर्जा का क्षरण न करिए। ये तुला लग्न की कुंडली है, और वस्तुतः तुला लग्न वालों के बारे में मैंने एक बात कही थी, जो तुला लग्न यहां बनती है मूलतः, मतलब तुला राशि यहां बनती है 7वें भाव में, तो यहाँ के अधिपति जन्म कुंडली में जो राशि बनती है वो वस्तुतः लग्न में बन गई। अब इनकी कुंडली में यहीं पे रोक करके मैं 5 अच्छी स्थिति बता देता हूं, जिसको मेरे दर्शक जो हैं वो नियमित वो बड़े अच्छे से सुनना चाहते हैं। सूर्य और चंद्रमा को देखिए, सूर्य बैठे हैं यहां और चंद्रमा बैठे हैं यहां। ये कई बार अच्छा हो जाता है। जब ये केंद्र में हो जाते हैं तो थोड़े कमजोर भी हो जाते हैं, और ये एक साथ तृतीय एकादशवें के संबंध में है। ये अच्छी बात है जो व्यक्ति को कई प्रकार से लाभान्वित कर सकती है, चाहे वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के मामले में हो, चाहे वो प्राप्त होने के मामले में हो, चाहे वो किसी भी तरीके से एक अलग तरीके का योग बना देती है। ये पहली अच्छी बात है। दूसरी सबसे अच्छी बात कि इस कुंडली में भाग्य भाव के अधिपति जो बुध हैं वो धन भाव में बैठ करके चंद्रमा जैसे ग्रह से केंद्र में है। इसका एक अच्छा और एक बुरा परिणाम बताता हूं। धन भाव के अधिपति से चंद्रमा जब केंद्र में होते हैं तो धनाढ़ बनाते हैं पर अंतिम में, और दूसरा ये कंफ्यूजन भी क्रिएट करते हैं, और ये हमेशा रहता है। तो धन तो बाद में मिलता है पर कंफ्यूजन हमेशा के लिए हो जाता है, और व्यक्ति अपने ही बारे में कई बार सवाल खड़े करते देखा जाता है। क्लियर है? ये दूसरी अच्छी बात थी। अब इधर जरा देखो मुझे, तीसरी सबसे अच्छी बात इस कुंडली में क्या हो सकती है। जैसे भाग्य भाव के चतुर्थ पंचम भाव के अधिपति और जन्म कुंडली में तुला लग्न की कुंडली के लिए सर्वाधिक योग कारक ग्रह। योग कारक का मतलब क्या होता है प्रिय दर्शकों? योग कारक का मतलब होता है जो उस कुंडली में सर्वाधिक एक्टिव है, या सबसे ज्यादा अच्छे परिणाम देने के लिए उतावला है, या उस कुंडली में वो लग्नेश का मित्र है, या उस कुंडली में वो सबसे ज्यादा बहुत थोड़े से बल से ही आगे बढ़ जाता है कि हाँ मुझे इस कुंडली में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पद मिला हुआ है, या फिर मैं इस कुंडली के लिए मंत्री या महामंत्री या सेनापति के रूप में जाना चाहूंगा। ये कुंडली का राजा कौन? ये कुंडली के राजा शुक्र, जिसके मंत्री कौन? स्वयं उसके मित्र शनि। दूसरे मंत्री के तौर पे या सेनापति के रूप में कौन? स्वयं इस कुंडली के बुध। मतलब ये जो तुला लग्न की कुंडली, जब ध्यान से और निकट आइए मेरे पास बैठे, यूं 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 बता देता हूं। तुला लग्न की कुंडली के लिए शुक्र अच्छे, शनि अच्छे और बुध अच्छे। शुक्र क्यों अच्छे होंगे? यहां शुक्र इसलिए अच्छे होंगे
क्योंकि ये तुला लग्न की कुंडली जो होती है वो लग्न में मूल त्रिकोण राशि बन जाती है। और वृषभ वालों से तुला लग्न के बारे में मैंने क्या बात कही थी, वो कुंडली, वो वीडियो आपको पता नहीं याद है कि नहीं, जिसमें मैंने बात कही थी कि 5 रुपए भी ये खर्च नहीं करना चाहते पर कमाना 100 रुपए चाहते हैं। वस्तुतः 5 रुपए भी खर्च नहीं करना चाहेंगे पर कमाना 100 चाहेंगे, और वृषभ वाले 10 रुपए दे करके 20 रुपया नहीं 100 रुपए कमाना चाहते हैं। बस इतना ही अंतर है। अब आप इसको किसी व्यक्ति के ऊपर घटित करके देख लीजिए कि कैसी चीजें बनती हैं। बस यही बात है। तो कहने का मतलब है कि ये धीरे धीरे गला काटते हैं क्योंकि ये पूर्णतया व्यवसायी होते हैं। और वस्तुतः ये धीरे धीरे गला काटने वाला जो एक मतलब मैंने जो ये बात कही है ये ऐसे इसलिए कही है क्योंकि तुला मतलब वो बैलेंस बनाना चाहते हैं, ना तो लाभ देना चाहते हैं ना तो नुकसान करना चाहते हैं। ये स्थिति, इसको समझने की बात है। न तो लाभ देना चाहते हैं न तो नुकसान लेना चाहते हैं, इस वजह से ये धीरे धीरे गला काटते हैं। और वस्तुतः एक बात होती है ना, जैसे कि अगर आप दुकान पे जाएं और सामने आपके जीजाजी बैठे हैं, अब किसी भी चीज में आप कम तो करवा नहीं सकते क्योंकि अगर कम करवाओगे तो वो सामने वाले बोल बैठेंगे कि दहेज की बात हो जाएगी, और आप कम करवाओगे नहीं क्योंकि वो रिश्तेदार जो ठहरे। तो बस बात यही है कि तुला लग्न वाले किसी भी तरीके से आपको गीली चुटकी में नमक पकड़ देते हैं। उनके हाथ भीगे रहते हैं और नमक के बोरी में जब हाथ डालते हैं तो नमक ज्यादा आ जाता है। ये ऐसा स्वभाव है जो चिपक करके आपके साथ आपका ही रक्त चूसता रहता है और आपको चिकनी चुपड़ी बातों में उलझाए रहता है। आने वाले दिनों में आपको एक मैं गीत सुनाने वाला हूं, जो गीत विभिन्न लग्नों के ऊपर कैसा है उसका व्यक्तित्व उस पर केंद्रित होगा। देखता हूं कभी मौका मिलेगा तो मैं वो पढ़ करके बोर्ड पे लिख करके आपको सुना दूंगा, मौका मिला तो बता दूंगा। तो ये कहने का मतलब है, तो तुला लग्न का ये व्यक्तित्व है जहां पे ये साक्षात लक्ष्मी के जो है वो पोषक होते हैं। लक्ष्मी इनके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, धन इनके लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, और व्यवसायिक होने के कारण ये नुकसान नहीं झेलना चाहते या इनके लिए व्यवसायिक नेचर पालना बड़ा आसान होता है। अब इनकी कुंडली में लग्न में कौन बैठा है, तो लग्न में बैठे हैं सूर्य और मंगल जैसे 2 ऊर्जा कारक ग्रह, जो दोनों ही इस कुंडली में अगर व्यक्ति लाभ के अधिपति लग्न में बैठे, मैं कहां था, मैं था दूसरी सबसे अच्छी बात पे, ये बात तो बीच में आ गई। तीसरी सबसे अच्छी बात क्या थी, तीसरी सबसे अच्छी बात है कि इस कुंडली में राहु जो है वो जन्म कुंडली में पराक्रम भाव में तटस्थ होकर के बैठे हैं, जो व्यक्ति के परिणाम को, यहां से देखिए तो राहु की दृष्टि यहां जा रही है जो कि अच्छी नहीं है, पर राहु की दृष्टि यहां के लिए अच्छी है। और दरअसल यहां के अधिपति जो बुध हैं वो धन भाव में जाकर के, और इसके ठीक पीछे 2 ऊर्जा कारक ग्रह और आगे राहु। अब धन भाव या भाग्य भाव के अधिपति को पाप कर्त्री लग गया, लेकिन धन भाव से या भाग्य भाव से तृतीयस्थ 3 शुभ ग्रह, भाग्य भाव से तृतीयस्थ 3 शुभ ग्रह, ये जहां व्यक्ति के जीवन में भाग्य के प्रभाव को कमजोर करेंगे। क्योंकि अगर यही बात इनकी कुंडली में अगर यहां 3 पापक ग्रह होते तो वो भाग्य के बल को वृद्धि दे देते या व्यक्ति के जीवन में आशीर्वाद की कोई कमी नहीं होती। लेकिन वस्तुतः यहां पे अब भाग्य भाव थोड़ा कमजोर हो रहा है, लेकिन जितनी कमजोरी उसको मिल रही है वो इस वजह से भी मिल जा रही है कि राहु जो है वो जन्म कुंडली में इतने सारे ग्रहों को देख रहा है, जहां वो गुरु को, शुक्र को और चंद्रमा को, तो सबके ऊपर राहु के प्रभाव से, चूंकि राहु केंद्र में तो बैठे नहीं है, बैठे हैं तीसरे भाव में, और वहां पे वो जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं होते। मतलब वो सामान्यतया मंगल के बाद दूसरे मारक ग्रह के रूप में जाने जाएंगे। किसी ने सवाल पूछा था तुला लग्न की ही कुंडली के लिए कि पंडित जी आपने गुरु को यहाँ मारक कैसे करार दे दिया है। इस वजह से, क्योंकि गौर करिए उनकी एक राशि तृतीय भाव में फंस रही है। वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए शनि महत्वपूर्ण नहीं होते, क्यों, क्योंकि वो चतुर्थ और तृतीय के अधिपति हो जाते हैं। ठीक उसी तरीके से तुला लग्न की कुंडली के लग्नेश के अच्छे मित्र नहीं होते, लेकिन वो तीसरे और छठे 2 दुह स्थान के अधिपति होते हैं। लग्नेश के शत्रु होते हैं, बहुत अच्छे मित्र नहीं होते, उनके साथ उनका संबंध बहुत अच्छा नहीं होता। इस वजह से वो मारक ग्रह के रूप में, यानी कि वो आपके जीवन में बाधक उपस्थित करने वाले हो जाते हैं, या ये कह सकते हैं कि वो आपके जीवन की समस्या को बढ़ाने वाले भी हो जाएंगे, पर किसी पापक ग्रह से कम। तो इस वजह से पहले मारक के रूप में मंगल, दूसरे मारक के रूप में गुरु और तीसरे मारक के रूप में इस कुंडली में कोई भी ग्रह उपस्थित नहीं होता है। इस कुंडली के लिए गुरु ही दूसरे मारक के रूप में उपस्थित होते हैं, तीसरे मारक ग्रह के रूप में यहाँ पे शुक्र नहीं होंगे। अष्टम भाव के अधिपति होने के साथ साथ वो लग्नेश होते हैं, इस वजह से वो मारक नहीं होंगे, क्योंकि उनकी मूल त्रिकोण राशि है। और ग्रह
मूल त्रिकोण राशि का फल पहले करता है या अच्छा करता है। तो इतनी सारी चीजें यहाँ पे सूर्य और मंगल लग्न में, ये तीसरी अच्छी बात थी या बुरी बात जो भी कहें, ये तीसरी महत्वपूर्ण बात थी। चौथी सबसे अच्छी बात या चौथी बात जो देखने में बन रही है, गुरु और चंद्रमा का एक साथ जाना, जहां चंद्रमा इनकी कुंडली में कमजोर बन रहे थे और गुरु और शुक्र का एक साथ बैठना, ये इस कुंडली को अनुभवी और महत्वपूर्ण बनाने वाला, साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार से लाभ को प्रदर्शित करने वाला बना रहा है। चौथी के बाद पांचवी सबसे अच्छी बात यह हो सकती है, या इसे मैं कमजोर समझ सकता हूं, कि शुक्र और चंद्रमा का एक साथ बैठना, इसे मैं कमजोर कहूंगा। जहां इसके एक पक्ष के लाभ के रूप में अगर मैं देखूं तो व्यक्ति के दाम्पत्य को कह सकता हूं कि वो एक अच्छी बात दिखा रहा है या दाम्पत्य के लिए वो एक अच्छी बात होगी। लेकिन दूसरे नंबर पे यहां शुक्र और चंद्रमा का एक साथ बैठना ठीक उतना नहीं होगा, क्योंकि शुक्र जो है वो अष्टम और लग्न के अधिपति होते हैं, और दशम भाव के अधिपति का संबंध, ध्यान से समझिएगा, दशम भाव के अधिपति का संबंध अष्टम से अगर हो जाए, या फिर जन्म कुंडली में चंद्रमा का संबंध अगर अष्टम के साथ हो जाता है, या चंद्रमा का संबंध अगर जन्म कुंडली में राहु केतु और अष्टम 12वें या दुह स्थान के अधिपति के साथ हो जाता है, या फिर धन भाव के अधिपति का संबंध मंगल जो कि जन्म कुंडली में लग्न में बैठे हैं, उसका संबंध अगर धन भाव के अधिपति का राहु के साथ हो जाता है, केतु के संपर्क में आ जाते हैं, तो कई बार अगर वो शुक्र ना हो तो कमजोरी में दिख जाती है वो बात। इसका मतलब है कि चंद्रमा का संबंध जो शुक्र के साथ बना है, वो कभी कभी व्यक्ति के करियर को आगे बढ़ाने में, और जैसा कि इन्होंने पूछा भी है कि करियर जो है वो रुका हुआ सा है या फिर ऐसे उसमें स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि ये इसी का प्रभाव हो सकता है, क्योंकि आपकी कुंडली में अष्टमेश जो है वो चंद्रमा के साथ, जो दशम भाव के अधिपति हैं उनके साथ बैठे हैं, और चंद्रमा पहले ही कमजोरी को प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि वो कृष्ण पक्ष के जो जिस तिथि में है उस आधार पर वो बात बनती है। अब मैं आपको इनकी कुंडली में एक एक ग्रहों पे चर्चा करने वाला हूं। आइए, ये तो मैंने 5 बातें जो इनकी कुंडली के महत्वपूर्ण बनते थे उसके बारे में बताई। अब मैं इनकी कुंडली के विश्लेषण पे आता हूं, जहां सबसे पहले मैं सूर्य पे चर्चा करना चाहूंगा। सूर्य 14 डिग्री स्वाति नक्षत्र, राहु का नक्षत्र, और वो राहु जन्म कुंडली में व्यक्ति को परिभाषित करने वाला बना रहे हैं, और साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन को कई बार कम्युनिकेटिव बनाना चाहते हैं। दरअसल सूर्य जब राहु के नक्षत्र में होंगे तो कई बार व्यक्ति बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव हो जाता है। डिफेंसिव मतलब उसके अप्रत्येक जो पांव हैं वो बहुत ही रुक रुक करके, बहुत ही धीरे धीरे या डर डर करके चलने वाला होता है। वस्तुतः उसके पास देखने को और देने को और मिलने को बहुत सारी चीजें होती हैं, पर आत्मबल कमजोर सा हो सकता है। हालांकि उसके निर्णय गलत होने के चांस कई बार ज्यादा हो जाते हैं। सूर्य यहाँ पे 14 डिग्री के युवावस्था के होंगे, और वस्तुतः अपनी दशाओं में वो 100% पूरा परिणाम करेंगे। पर किस भाव का? लाभेश होकर के लग्न में बैठना, ये महाधनी योग होगा। और जन्म कुंडली में मंगल जैसे ग्रह के साथ बैठना, तो जन्म कुंडली में अगर सप्तम भाव के, ध्यान से समझिएगा, सप्तम भाव के अधिपति का संबंध जब जन्म कुंडली में पापक ग्रह के साथ हो जाए, या द्वितीय भाव के अधिपति का संबंध अगर जन्म कुंडली में पापक ग्रह के साथ हो जाए, और तीसरी बात कि जन्म कुंडली में अगर सूर्य के ठीक आगे, ध्यान से समझिए, अगर सूर्य के ठीक आगे चंद्रमा के अतिरिक्त अगर अन्य कोई ग्रह हो तो इसे अच्छा भी माना जाता है। लेकिन जब पापक ग्रह के साथ सूर्य का यानी कि मंगल का संबंध बन जाएगा तो ये थोड़ी सी कमजोरी भी होगी। एक तरफ कमजोरी किस मामले में? व्यक्ति को हतोत्साहित, और कई बार व्यक्ति जल्दबाजी से युक्त हो जाता है और अपने निर्णयों पे टिक करके काम नहीं करता है, या फिर उसको खुद के ऊपर कभी भरोसा नहीं होता है। साथ ही साथ वो कोई भी काम करने चलता है तो आरंभ में उसको बहुत ज्यादा बल के साथ करता है, पर धीरे धीरे आगे जाकर के वो धीरे धीरे चीजें छूटती जाती हैं। मतलब वो कंटिन्यूअस एक ही चीज पे परफेक्शन के साथ आगे नहीं बढ़ पाता है। ये एक नेगेटिव बात यहाँ पे हो सकती है। दूसरी बात है कि व्यक्तित्व मरने लगता है। कई बार उस तरीके से व्यक्ति अपना प्रभाव या अपनी छाप सामने वाले के ऊपर नहीं छोड़ पाता है जितना बनना चाहिए। यहाँ पे कैसे नेगेटिव हो रहा है मैं ये बता रहा हूं, क्योंकि वस्तुतः आपकी कुंडली में जो सप्तम भाव के अधिपति और द्वितीय भाव के अधिपति हैं, द्वितीय भाव क्या है? द्वितीय भाव मन में और विचारों के उठने की मतलब जो है उठने वाला भाव है। यहां से आपके दिमाग में विचार बनते हैं। वहां पे बुध है और सूर्य के ठीक आगे बना है और चंद्रमा से केंद्र में बैठा, और उसके ठीक आगे अगर जन्म कुंडली में राहु बैठे हों तो कहीं ना कहीं उसको पजल बना देंगे। यहाँ पे अब व्यक्ति जो है वो निर्णय लेने की क्षमता उसकी प्रभावित होगी, दिमाग में बहुत सारे विचार बनेंगे, जिसके कारण वो किसी भी एक बिंदु पर अपने आप को रख नहीं पाता है। ऐसा पर पूरे विश्वास के साथ ये बात कर सकता हूं, 100%, क्योंकि एक तरफ आग जो लगी है
सूर्य और मंगल लग्न में बैठ गए। अब ये दोनों चूंकि एक साथ बैठ जाते हैं तो और भी ज्यादा उग्रता बढ़ जाती है, क्योंकि ये दोनों ऊर्जा कारक ग्रह हैं और वायु तत्व के राशि में बैठे हैं। तुला लग्न, तुला राशि जो होती है वो वायु तत्व की राशि होती है। और वस्तुतः जरा गौर करिए तो यहाँ पे मंगल जो है वो विचारों के उत्पन्न होने वाले भाव के अधिपति होकर के और सप्तम भाव में प्रत्येक दिन की इनकम को लेकर के व्यक्ति को चिंता हमेशा लगी रहती है और ये अपने जीवन और भविष्य में वर्तमान स्थिति को लेकर के हमेशा ही चिंतित रहता है। ये 100% गारंटी की बात बोलता हूं। ऐसा वो प्रत्येक पल को लेकर के चिंतित रहता है। इस वजह से वो वर्तमान पे कई बार फोकस नहीं कर पाता और लगातार चिंता में डुबोया रहता है अपने आप को। नीलमणि बहेरा जी, ऐसी स्थिति होगी तो मुझे जरूर बताइएगा, और ये पक्की बात है कि ऐसी बात है। बिजली भी आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा, सूर्य नीच के हैं, पर बड़ी अच्छी बात है कि सूर्य और शुक्र का राशि परिवर्तन हुआ है, तो मैं उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, क्योंकि अगर शुक्र है तो 27 डिग्री के और सूर्य जो है वो 14 डिग्री के हैं। यहाँ पे परिवर्तन होने से उनका प्रभाव अलग रहेगा, और चाहे कितने भी हो कमजोर, अगर सूर्य लग्न में बैठे हो तो कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही देंगे, क्योंकि वो उनका क्षेत्र है। लग्न में हो, भाग्य में हो, दशम में हो तो अच्छे होते हैं, वो खराब उतने नहीं होंगे। व्यक्ति के पास बल है, और वस्तुतः सूर्य के पास भी बल है, वो बलहीन नहीं है। नीच के बैठे हैं पर फिर भी वो युवावस्था में बैठे हैं, तो युवावस्था का बैठा ग्रह कम से कम तो कुछ ना कुछ अच्छा दे ही जाता है। हाँ, ये एक बात जरूर है कि वो कई बार उसके पास अनुभव इकट्ठा होते 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 काफी उम्र बीत जाती है, या उसके काम धीरे 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 देर से होते हैं। उसके जीवन का जो लाभ है, उसके जीवन का एक्वायर जो करना होता है, वो थोड़ा देर से होता है। इतनी बात तो पक्की है। अब चंद्रमा पे आता हूं। चंद्रमा सिंह राशि का निर्माण, जिसके अधिपति नीच के हुए। अब चंद्रमा जो है वो मघा नक्षत्र के व्यक्ति को धार्मिक बहुत ज्यादा बना देते हैं, और वो गुरु के साथ बैठे हैं तो ये गुरु तो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब व्यक्ति जो है वो अपने पूर्वजों का, अपने गुरुजनों का, आध्यात्मिक जो संत हैं उन लोगों के पीछे भागने वाला, ज्योतिष में, विज्ञान में, तर्क विज्ञान में, दर्शन में, धर्म में, अध्यात्म में, चिंतन में, मंत्र में, इन सब चीजों में उसकी आसक्ति बढ़ती जाती है। गो सेवा में, पशुओं में सहृदयता का भाव, किसी को भी दुख में देख करके द्रवित हो जाना, किसी के लिए भी तत्पर हो जाना। धन की इच्छा है कि मेरे पास हो, पर धन सेकेंडरी पोजीशन पे आता है। पहले प्रायोरिटी जो होती है वो व्यक्ति के जीवन में किसी के लिए कुछ कर गुजरने की होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा जो बैठे हैं वो दशम स्थान में बैठे हैं, तो उसको कुछ तो चिंता है कि मेरा काम आगे बढ़े, पर वस्तुतः वो कई बार दूसरों के साथ कभी भी घपला नहीं करना चाहता, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। इस वजह से उसके काम कई बार पिछड़ जाते हैं, और यही कारण है कि व्यक्ति कई बार अपने जीवन में दूसरों से जब अपनी तुलना करता है तो खुद को पीछे महसूस करता है। एक्यूरेट बात बोलता हूं, 1% भी इधर उधर नहीं गई होगी बात। अब तीसरे नंबर पे चंद्रमा की बात करते हैं। तो दूसरे नंबर पे तो चंद्रमा की दृष्टि यहाँ के लिए सामान्यतः ठीक है। वहां वो ये मघा नक्षत्र का प्रभाव, उस चंद्रमा के ऊपर राहु की दृष्टि, ये ठीक नहीं होगी, जो व्यक्ति के करियर को कमजोर करेगी और व्यक्ति के करियर में निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करेगी। और वस्तुतः गौर करिए तो चंद्रमा से बुध केंद्र में डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को कमजोर कर सकते हैं। आपको इस पे काम करने की आवश्यकता है, जिसके लिए गणेश जी की आराधना करने की आवश्यकता है। ये तीसरे नंबर की बात अगर कह दूं तो मंगल स्वाति नक्षत्र में तीनों, लग्न भी स्वाति का, सूर्य भी स्वाति के, मंगल भी स्वाति के, और राहु तटस्थ होकर के निचले भाव में, ये ठीक नहीं है। ये व्यक्ति को जहां धार्मिक प्रवृत्ति तो दे रहे हैं, और वस्तुतः जो है वो व्यक्ति के लाभ को कमजोर भी कर रहे हैं, व्यक्ति के भाग्य को कमजोर कर रहे हैं, का काम भी कर रहे हैं। हालांकि दृष्टि उनकी यहाँ के लिए अच्छी होगी, लेकिन फिर भी कई बार खाली मेहनत ही करवाते हैं, पर जब देने की बात होती है तो अपना जो है वो फल चुरा लेते हैं। ऐसा संभव है क्योंकि वो तटस्थ होकर के बैठे हैं, और जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का संबंध कहीं से भी, या उस भाव के अधिपति का संबंध कहीं से भी केंद्र से नहीं बन रहा। इस कारण से ये एक कमजोरी वाली बात है। राहु और गुरु का एक दूसरे को देखना ये थोड़ी सी कमजोरी पैदा करता है, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में जो सकारात्मक पॉलिसी है वो कम आती है, मौके कम मिलते हैं, या बहुत ही कम रिसोर्स में अपने आप को सिद्ध करना पड़ता है। ऐसी स्थितियां भी बनती हैं। चंद्रमा के बाद मंगल की बात मैंने करी। मंगल जो है वो लग्न में, तो साहस, बल, धैर्य, और प्रत्येक दिन व्यक्ति अपना व्यापार कर सकता है, कुछ भी अपना काम कर सकता है। और साथ ही साथ मैं समझता हूं तो व्यक्ति जो है वो किसी भी तरीके से अपनी ऊर्जा कभी खोने ना दे, ऐसा प्रभाव दिख रहा है। मंगल का प्रभाव जन्म कुंडली में स्वाति का है। बहुत ही यहाँ पे कई बार कि जब मंगल स्वाति नक्षत्र के बैठेंगे और उनके ऊपर किसी भी तरीके से किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं,
और साथ ही साथ शनि की दृष्टि पड़ जा रही है। अब जरा ध्यान से समझिए, तो शनि की उच्च दृष्टि पड़ेगी और मंगल पहले से स्वाति नक्षत्र में, जब ऐसी स्थिति बने कि मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ेगी तो अब जीवन में निगेटिविटी भी बढ़ेगी, क्योंकि मंगल राहु में और उस पर शनि का प्रभाव। तो उच्च की दृष्टि होने से व्यक्ति जहां बहुत ही ज्यादा पौराणिक और बहुत ही ज्यादा शुद्ध, सात्विक और अनुशासित होकर के जीवन जीना चाहता है, लेकिन उसके पास कई बार छोटे छोटे लक्ष्य बनते हैं, बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं बना पाता, या कई बार उस पर वो काम ही नहीं कर पाता। ये शनि के उच्च दृष्टि का प्रभाव और मंगल के राहु के नक्षत्र में बैठने का प्रभाव हो जाएगा, जिसके कारण एक निगेटिविटी सी व्यक्ति के जीवन में आने लगेगी, जहां वो उच्चतम लक्ष्यों को प्राप्त करने से अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस करता है। एक दूसरी बात इसका एक और भी जो बड़ी अच्छी बन सकती है, इसको अलग तरीके से अगर देखें तो जिसका दूसरा प्रभाव कि व्यक्ति सरकार से, व्यक्ति तकनीकी क्षेत्रों से, व्यक्ति जो है वो कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से, व्यक्ति जो है वो केमिकल के क्षेत्र से, प्लास्टिक के क्षेत्र से, भूगर्भ और भूगर्भ से भूगर्भीय जो चीजें होती हैं उसको निचोड़ करके बाहर निकालने के क्षेत्र से, उस क्षेत्र से जुड़ करके व्यक्ति धन कमा सकता है। क्योंकि शनि मंगल राहु तीनों का योग अगर बनेगा तो निस्संदेह ये तीनों ही जमीन के नीचे जाकर के कुछ न कुछ पैसे उगा ही करने का काम करवा सकते हैं। इस क्षेत्र में भी व्यक्ति काम कर सकता है, मंत्रों के उच्चारण से, मंत्रों के बल से, जैसे होता है ना, जैसे वो मंत्रों के बल से अग्नि उत्पन्न करना, यानी कि शनि मंगल दोनों का प्रभाव अगर लगने पे ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं एक जो है वो नैराश्य भाव प्रदर्शित करेंगे, निराशा का भाव प्रदर्शित करेंगे। लेकिन चूंकि वो पंचम और चतुर्थ के अधिपति हैं तो व्यक्ति किसी से भी धोखा नहीं करेगा, कृतज्ञता का भाव रखेगा, देश प्रेम की भावना से सराबोर रहेगा, और किसी के भी किए गए अपने प्रति जो उसके भाव होते हैं, या फिर जो अगर कोई व्यक्ति इनके लिए कुछ कर दे तो उसके लिए अपनी जान भी दे दे जब मौका पड़े। तो ऐसी भाव की स्थिति यहाँ पे शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव ऐसा बना रहा है। और वस्तुतः लग्न पे शनि की दृष्टि व्यक्ति को अनुशासित होने से ज्यादा आलसी भी बना सकती है। आलस्य का भाव 25% रहेगा, पर 75% जो है वो व्यक्ति को ऊर्जा से भरे रहेंगे, क्योंकि सूर्य और मंगल जैसे ऊर्जा कारक ग्रह बैठे हैं, और वायु तत्व के लग्न में अग्नि तत्व के ग्रहों के बैठने से ये भाव ज्यादा विकसित हो जाएगा। क्लियर है? ये ठीक है यहाँ के लिए। शनि और मंगल का संबंध पैतृक संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन, चमर, छत्र, घोड़ा, गाड़ी, दुधारू पशु, भैंस, बैलगाड़ी, इन सब चीजों का सुख व्यक्ति को मिल जाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि इस क्षेत्र से जुड़ करके व्यक्ति अगर कोई काम भी करना चाहे तो आसानी से कर सकता है। उसके बाद मंगल की 7वीं दृष्टि यहाँ के लिए बहुत अच्छी, मंगल की 8वीं दृष्टि यहाँ के लिए थोड़ी कमजोर, क्योंकि अष्टम भाव के अधिपति का लाभ में जाना व्यक्ति के लाभ को कमजोर करेगा, और व्यक्ति को कई बार शुक्र की दशा में जो चीज मिलने की आकांक्षा होती है वो कई बार शुक्र की दशा में जाकर के या शुक्र के अंतर में जाकर के मिलती है। ऐसी स्थितियां, गुप्त तरीके से धन, घूस लगा करके नौकरी, ऐसी स्थितियां, पर उसमें भी कई बार आपको चंद्रमा की कमजोरी के कारण इस पे भरोसा नहीं करना चाहिए। व्यक्ति सोचता है या कई बार उसको ऑफर ऐसे मिलते हैं कि पैसे दे दो मैं नौकरी लगा दूंगा, पर इन सब चक्करों में पड़ने की कोई आवश्यकता विशेष नहीं है। ये मंगल की बात थी। मंगल की 8वीं दृष्टि जो यहां जा रही है वो ठीक नहीं जा रही है, और मैं समझता हूं कि अगर मारक ग्रह कमजोर ग्रह हो, या फिर कोई ऐसा ग्रह हो जिसके दृष्टि कमजोर होते हो, या फिर जिसकी दृष्टि पे बहुत ज्यादा उसको दृष्टि प्राप्त ना होती हो, तो उतना ही ज्यादा वो बढ़िया हो जाएगा। पर यहाँ पे मंगल को 4थी भी मिल जाती है, 7वीं भी मिल जाती है और 8वीं भी मिल जाती है। तो 4थी तो चलो फिर भी ठीक है, 7वीं भी चलो फिर भी ठीक है, पर 8वीं दृष्टि जो जा रही है वो व्यक्ति के जीवन में इस भाव का डर पैदा कर रही है, इस चीज का डर उसके जीवन में डाल रही है। व्यक्ति अपने पत्नी को, अपने माता, अपनी बहन, अपने घर के स्त्री सदस्य, अपने घर के छोटे बच्चे, अपने आप को भी कई बार कई प्रकार के दुष्परिणामों में डालने वाला बना देते हैं, जहां सांप बिच्छू जो होते हैं ना, जिसको बोलते हैं सर्पदंश, और जो वृश्चिक मतलब बिच्छू बोलते हैं जिसको, इन लोगों से, और साथ ही साथ चोर, डाकू, लूटपाट, घर में चोरी हो जाए, बाढ़, सुनामी, इन सब चीजों से बच करके, पहाड़, खाई, जंगल, झाड़ी, विष वाले जानवर, सिंह वाले जानवर, नदी में, समुद्र में, तालाब में, पोखरे में, इन सब जगहों से जो अप्रत्याशित और कई बार जो व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार से कष्ट पैदा कर देते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे नहीं माने जाते, इन लोगों से बचना चाहिए। और खास करके ये बात मंगल की दशा में और शुक्र के प्रभाव में भी कई बार ये चीजें होती हैं, क्योंकि उन दोनों का संबंध बन रहा है, तो हमें उस पर विचार करने की आवश्यकता है। पर बुध की दृष्टि यहां जा रही है, जो व्यक्ति को कोमल और नारायण का भक्त बनाने वाला या नारायण का भक्त बना देने वाला हो जाता है। क्लियर है?
बुध की बात अब कर लेते हैं। बुध इनकी कुंडली के लिए बनते हैं भाग्य भाव के अधिपति और 12वें भाव के अधिपति। मतलब 12वां भाव जो आपको आश्रय और प्रश्रय देने वाला बनाता है, सेवा और शुश्रूषा करने के लिए जागृत करने वाला बनाता है। बुध इस कुंडली के लिए राजयोगों की भांति परिणाम करने वाले ग्रह होंगे। बुध इस कुंडली में भाग्य भाव के अधिपति होकर के अगर धन भाव से संबंध बना ले, अगर लाभ भाव से संबंध बना ले, अगर लग्न से संबंध बना ले, पंचम भाव से संबंध बना ले, चतुर्थ स्थान से संबंध बना ले, तृतीय भाव से भी अगर संबंध बना करके देख लेते हो तो अच्छी बात हो जाएगी। इसका मतलब है कि अगर बुध का धन भाव में बैठना यहाँ ठीक होगा, अच्छा होगा। ये महाधनी योग बनाने की प्रक्रिया में आ जाएंगे। और वो बुध विशाखा नक्षत्र में बैठे हैं, 1 डिग्री के हैं, थोड़े कमजोर जरूर हैं, पर निसंदेह एक बात मैं यहाँ पे ये कह सकता हूं कि यहाँ जो मंगल है वो अस्त है। 14 डिग्री के मंगल और 16 डिग्री के 14 डिग्री के सूर्य और 16 डिग्री के मंगल, और बुध जो है वो 1 डिग्री के। अब जरा विचार करिए, तो यहाँ पे बुध की जब चर्चा मैं कर रहा हूं तो मंगल को मैंने क्यों देखा? अब जरा ध्यान से देखिएगा, मंगल की राशि में बुध बैठे हैं इस वजह से कि आपको सबसे पहले ये देख लेना चाहिए कि जिस भाव में जो ग्रह बैठा है उसका जब आप फलादेश करने चल रहे हैं तो जो ग्रह वहां बैठा है उस भाव के अधिपति की स्थिति कैसी है। मतलब बुध यहाँ पे तभी फल अच्छा कर पाएंगे जब मंगल की स्थिति अच्छी होगी, और मंगल जब अस्त हो जाएंगे तो व्यक्ति के धन की गति को कमजोर करेंगे, क्योंकि अस्त ग्रह जो होता है वो अपने कारक ग्रहों का, अपने कारक प्रभावों का तो देता रहता है, कारकों का जो कारक क्षेत्र है उसका वो प्रभाव देता रहेगा, परंतु वो जिस भाव का अधिपति है उसके प्रभावों को मिनिमाइज कर देता है। इसका मतलब कहने का यह है कि धन भाव का फल यहाँ पे कमजोर मिलेगा। इसके कारण अब यहाँ पे प्रभाव कैसा मिलेगा, चूंकि बुध द्वितीय भाव में बैठे हैं, वाणी का प्रभाव और इनिशियलाइजेशन का प्रभाव होता है, जहां से आपके थॉट क्रिएट होते हैं, अब वहां पे उसको बाधित करने का काम करे। और वस्तुतः वृश्चिक राशि रोग की राशि है, जिसमें बुध जब बैठेंगे तो व्यक्ति के दिमाग को जहां लगना चाहिए, ध्यान से समझिएगा, व्यक्ति के दिमाग को जहां लगना चाहिए वहां ना लग के जहां नहीं लगना चाहिए वहां लगाने लगते हैं। अब ये एक अलग तरीके की बीमारी हो जाती है, जहां सोचना चाहिए वहां ना सोच के अगर आप दूसरे और गंदी विचारधारा से अपने आप को युक्त रख लेते हैं तो आपका जीवन बाधित होता है। और वस्तुतः यही काम यहाँ बुध मंगल के अस्त होने के कारण व्यक्ति को करवा रहे हैं। ये बहुत ही टेक्निकल है और बहुत ही ज्यादा समझदारी वाली बात भी है। अगर आप ज्योतिष को समझना चाहते हैं तो जल्दबाजी से युक्त होकर के कभी भी निर्णय नहीं देना किसी को, और नहीं किसी को बताने की आवश्यकता है। ऐसे समझने की बात है कि आपकी कुंडली में उसका डिस्पोजिटर प्लैनेट कैसा है। अगर वो अस्त हुआ, मैंने मंगल के बारे में जब चर्चा करी थी तो गौर से समझिएगा, मैंने मंगल पे और मंगल के अस्त होने का कोई प्रभाव नहीं बताया था, लेकिन जैसे ही जब बुध की चर्चा करी तो मंगल को भी वहां जरूर देखा है। इस वजह से कई बार व्यक्ति के डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को जहां कमजोर होते देखा जाएगा, उसके प्रभावों में और उसकी वाणी में कमजोरीपन का एहसास कराया जाएगा, देखा जाएगा, उसके बार बार बदलते रहने का व्यवसाय या फिर बदलते रहने का व्यवहार देखा जाएगा। ये इनके जीवन को अंदर तक जाकर के प्रभावित करने का काम कर रहा है। इस वजह से भी व्यक्ति को गणेश जी की पूजा, क्योंकि वस्तुतः ये विघ्नहर्ता गणेश जी के ही काम में आने के कारण और बजरंगबली की उपासना के कारण ये दोनों चीजें एक साथ आने लगेंगी, जहां आपका आत्मबल बढ़ेगा और आपकी बुद्धि लब्धि क्षमता बढ़ेगी। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं। यहां बुध विशाखा नक्षत्र में जो व्यक्ति को धार्मिक, मनोवृत्ति का, शिक्षकीय गुणों का विधाता और भाग्य का लाभ प्राप्त करने वाला, साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन में कई तरीके का स्वप्न देखने वाला बना देते हैं, जहां व्यक्ति जो है वो बैठे बैठे ही कई बार ख्वाब बुन लेता है, स्वप्न देख लेता है, और बाद में जैसे ही उसकी नींद टूटती है तो वो मिथ्या से बाहर निकल जाता है। ऐसे भी ये चीजें दिखती हैं। पर एक बात और भी मैंने बताई है और कार्यक्रम में ये बात कई बार बताई है कि एकमात्र ऐसे ग्रह जो बुध लग्न को छोड़ करके किसी भी भाव में अकेले बैठे हो तो परिणाम शून्य हो जाता है उनका। जिस तरीके से मंगल चतुर्थ भाव में और दशम भाव में कई बार अकेले होते हैं तो क्षेत्र से संबंधित समस्या पैदा करते हैं, वो व्यक्ति को क्षेत्र से संबंधित समस्याओं में डालने वाले हो जाते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ बुध अब धन से संबंधित समस्या पैदा करने वाले हो जाएंगे। ये बात बनती है। ये बात यहाँ तक खत्म। गुरु जन्म कुंडली में 15 डिग्री, ये अच्छी अवस्था। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, शुक्र का नक्षत्र, शुक्र के साथ बैठे। उत्तरा फाल्गुनी के सूर्य, ये सूर्य के नक्षत्र में, और शुक्र और सूर्य गुरु का संबंध, शुक्र और गुरु का संबंध, ये व्यक्ति को अनुभवी बना दे और व्यक्ति को जिद्दी बना दे।
और वस्तुतः व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त करने वाला बना दे। और वस्तुतः वहां से गुरु की दृष्टि यहाँ के लिए थोड़ी अच्छी, यहाँ से यहाँ की दृष्टि थोड़ी सामान्य, और यहाँ से यहाँ की दृष्टि अच्छी, मतलब यहाँ के लिए लाभदायक, जो व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा जो है वो नेचर दे दे जहाँ व्यक्ति जो है वो आशावादी और विकासवादी परंपराओं में विश्वास करने वाला, यश कीर्ति मान सम्मान के पीछे बहुत ज्यादा ना भागने वाला, और सिर्फ अपने बारे में विचार करके धार्मिक दृष्टिकोण रख करके जीवन की यात्रा को तय करने वाला, और साथ ही साथ उसके दाम्पत्य में जितनी भी समस्याएं आएंगी वो गुरु की दशा में या गुरु के प्रभाव से उसके डेली बेसिस के इनकम को एक बल मिलता हुआ या एक सकारात्मक भाव देखा जाएगा। लेकिन वहां पे छोटी मोटी प्रतियोगिता और मशक्कत भी बनी रहेगी, क्योंकि वो हैं दरअसल जिस भाव के अधिपति हैं उसका परिणाम कुछ तो देंगे ना, पर वो जितने भी देंगे अच्छा ही रहेगा, क्योंकि वस्तुतः वो लाभ भाव में शुक्र और चंद्रमा तीन शुभ ग्रहों का एक साथ तृतीय भाव में या एकादशवें भाव में बैठना कई बार थोड़ा कमजोर भी हो जाता है। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर शुभ ग्रह का प्रभाव है और पंचम भाव पे उन तीनों शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो कुछ न कुछ व्यक्ति को धार्मिकता, कुछ न कुछ उसके जीवन में सहृदयता, कुछ न कुछ उसके जीवन में जो एक पॉजिटिव अप्रोच देखने को मिल ही जाता है। ये बात इतनी सी बहुत अच्छी है। नक्षत्र ठीक है, खराब नहीं है, मैं समझता हूं कि वो अच्छी बात है। शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में एकादशवें नीचा विलासी हो रहे हैं, और यहाँ के अधिपति का लग्न में जाना, ये महाधनी योग पहले से ही बना हुआ है। लाभ के अधिपति का लग्न में जाना, भाग्य भाव के अधिपति के साथ बैठना और जन्म कुंडली में ऋण। अब जरा गौर से समझिएगा, तो भाग्य भाव के अधिपति का जन्म कुंडली के तीसरे भाव से और छठे भाव के अधिपति से संबंध भाग्य को कमजोरी भी देगा और भाग्य में प्रतियोगिता भी बनेगी। और साथ ही साथ लग्न के अधिपति का तीसरे भाव के अधिपति के साथ और छठे भाव के अधिपति के साथ बैठना, 12वें भाव के अधिपति के साथ बैठना, धन के कारक का छठे और 8वें और 12वें भाव के अधिपति के साथ बैठना, ये सारी चीजें व्यक्ति के जीवन में दरिद्र दोष पैदा करने वाली बन जाती हैं। जहां तक समझता हूं कि कई बार ये धन को लेकर के व्यक्ति के जीवन में चिंताएं पैदा करने का कारण बनेंगी। ये शुक्र और ये गुरु और ये जो चंद्रमा एक साथ बैठे हैं ना, ये वस्तुतः तीनों बैठ करके आपकी झोली को पीछे से खाली भी करने का काम कर रहे हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि ये घड़ा भरा हुआ तो है, पर नीचे उसके छेद भी है जो धन को टिकने नहीं देता। मतलब ये एक कमजोरी हो सकती है। ये बात यहां तक गुरु की रही। अब इसके बाद शुक्र की बात करते हैं। शुक्र इनकी कुंडली में लग्नेश, जो जन्म कुंडली में लाभ में बैठे हों, भाग्य में बैठे हों, पंचम में बैठे हों, धन में बैठे हों, दशम में बैठे हों, सप्तम में बैठे हों, चतुर्थ में बैठे हों, तो अच्छी बात होगी। पर वो कहाँ बैठे हों तो अच्छी बात नहीं होगी, वो कहीं भी बैठे हों तो अच्छी बात होगी, क्योंकि लग्नेश है। क्या समझे? हाँ, वो लग्नेश 12 में भी बैठे होंगे तो भी अच्छी बात है। वो लग्नेश है, वो कुंडली का राजा है, वो कहीं भी बैठ सकता है। अगर वो अष्टम में बैठेंगे तो क्या खराब होगा? बिल्कुल नहीं। अष्टम में बैठेंगे तो आध्यात्मिक नेचर पैदा कर देंगे, अष्टम में बैठेंगे तो व्यक्ति को गूढ़ और रहस्यमयी बना देंगे, छठे में बैठेंगे तो व्यक्ति को साहसी बना देंगे, उसका बल बढ़ जाएगा, 8वें में बैठेंगे तो कई प्रकार से ज्ञान देंगे, 12वें में बैठेंगे तो व्यक्ति को बाहर जाकर के धन कमाने के लिए उद्वेलित करते रहेंगे। पर ये तो समझने की बात है कि आप किसी चीज को कैसे ले रहे हैं। तो यहाँ पे शुक्र का एकादश में बैठना ये भाग्यशाली योग, और व्यक्ति के जीवन में अगर लग्नेश एकादश में बैठे हों तो निसंदेह ये एक अच्छी बात होगी। और मैं समझता हूं कि ये व्यक्ति को कई तरीके से सपोर्ट भी करेगा, पर उसका एक नेगेटिव अप्रोच ये रहता है कि जिस नक्षत्र में वो बैठे हैं उस नक्षत्र के अधिपति से उसका परिवर्तन तो हो रहा है, मतलब लग्नेश का लाभेश के साथ परिवर्तन में जाना, जहां व्यक्ति कई तरीके से तिकड़मी नहीं हो पाता। वो बहुत ही सिंपल होता है, सोबर होता है, शांत होता है, मनस्वी होता है, बहुत ही ज्यादा लिबरल होता है, उदार होता है, वो हिंसक नहीं होता और किसी को भी ठग करके अपनी जेबें नहीं भर सकता। ऐसा है शुक्र का प्रभाव। और वस्तुतः वो अनुभवी है, वो वस्तुतः ज्ञानी है, वो वस्तुतः धार्मिक है, उसके जीवन में मंत्र है, उसके जीवन में वेद, पुराण, उपनिषद, धर्म, अध्यात्म और ये सब चीजें हैं, जो कि एक अच्छी बात होती है। उसके व्यय असंतुलन में नहीं है, उसके व्यय सही जगह पे जाते हैं, वो रुक करके ही खर्च करता है पर अच्छी जगह पे खर्च करता है। ये सारी चीजें शुक्र में आती हैं। इतने सारे ग्रह राहु पराक्रमी और गधे की तरह मेहनत करने वाला बना देंगे, और वस्तुतः वो अगर केंद्र में बैठ जाते तो थोड़ी अच्छी बात होती, क्योंकि तुला लग्न की कुंडली के लिए राहु अच्छे परिणाम देते हैं, पर वो है नहीं। और यहाँ पे व्यक्ति को खाली खटा रहे हैं। 5वीं दृष्टि यहाँ अच्छी नहीं, 7वीं दृष्टि यहाँ थोड़ी अच्छी, यहाँ पे अच्छी नहीं, मतलब 2 दृष्टियां जो है वो राहु की थोड़ी कमजोर बन रही हैं। इस वजह से मैं उसे कमजोर करता हूं। अब इस कुंडली को और भी अलग तरीके से देखता हूं, जो पूरे तरीके से आपको मैं यहाँ पे एकदम बिल्कुल कन्विंस करने का प्रयास करूंगा
कि पंचम भाव के अधिपति का चतुर्थ में जाना ये अच्छी बात होगी, और मंगल की दृष्टि अब पंचम भाव के अधिपति पे पड़ेगी तो व्यक्ति को क्रिएटिविटी या क्रिएटिव इंसान बना देगी। जन्म कुंडली में लाभ भाव के अधिपति के साथ, जन्म कुंडली में लाभ भाव के अधिपति से दशम भाव के अधिपति चंद्रमा का संबंध तृतीय एकादश में इस कुंडली के लिए कई प्रकार से व्यक्ति के जीवन को उत्तरार्ध में लाभदायक स्थितियों में ले जाने वाला बना देंगे। भाग्य भाव के अधिपति का संबंध जन्म कुंडली के अष्टम भाव के साथ तृतीय एकादशवें का चौथे दसवें का बन जाए तो लाभदायक होता है, जिसे कि अच्छा माना जाएगा। शुक्र और बुध की दशाएं इस कुंडली के लिए हमेशा ही अच्छी जाने वाली हो सकती हैं। वस्तुतः इनकी कुंडली में अगर डिग्री के आधार पर देखते हैं तो सूर्य हमेशा ही अच्छे परिणाम देते देखे जाएंगे नीच के होने के बावजूद। चंद्रमा 50%, मंगल 50% नहीं, पूरा 100। बुध कमजोर, मैंने इसी वजह से बुध को थोड़ा कमजोर कहा था। गुरु 100%, शुक्र कमजोर है, इस वजह से व्यक्ति जो पसंद करे वो खासा सामने वाले को पसंद ना आए। उसके पर्दे के पीछे का जीवन थोड़ा सा कमजोर होता है। उसको जो चीजें टाइम पे मिलनी चाहिए वो थोड़ा कमजोरी से मिलता है। मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है। जो भौतिकीय लक्षण है वो उसमें कमजोर होते हैं। भौतिकीय जो आतुरता होती है, भौतिकीय और लीगेसी से युक्त जो जीवन होता है उसको वो व्यक्ति देर से पा सकता है या देर से मिलती हैं चीजें, ऐसी स्थितियां होती हैं। दाम्पत्य में देर से फ्लरिशमेंट होता है, दाम्पत्य देर से शुरू होता है। दाम्पत्य को बार बार नर्चर करना पड़ता है, उसको पोषित करना पड़ता है, उसको ठीक ठाक से रखने का एक दबाव काम करता है व्यक्ति के ऊपर। हो सकता है कि उसके पास अनुभव रहते हुए भी कई बार उसका वो सदुपयोग ना कर पाए, या हो सकता है कि बड़े लोगों से उसके संबंध होते हुए भी उसका वो लाभ ना ले पाए। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आपको उस पर ध्यान दे देना चाहिए। जिससे अगर सहयोग मिलता हो या मिल रहा हो तो आप उसके सामने बोल सकते हैं कि मुझे आपसे आपकी आवश्यकता पड़ रही है, मुझे सहायता करिए। ये आप नहीं करते हो, आपको ये कर लेना होगा। पक्की बात बताता हूँ, यही होती होगी चीज। शनि राहु केतु ये सब 25-25-25-25 के चक्कर में हैं, इस वजह से ये चवन्नी भर का फायदा दे रहे हैं। और वस्तुतः ये जो हैं वो आपको चवन्नी बना रहे हैं। और वस्तुतः एक बात और बता दूं तो आपकी कुंडली में भी जो दशा चल रही है वो तुला लग्न की कुंडली के लिए दशमेश की दशा है। और दशमेश की जो दशा होती है वो वस्तुतः प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक काल ऐसा आता है जहां पे आपको वो कुछ करने के लिए उद्वेलित करता है। अभी आपके जीवन में एक ऐसी दशा एक्टिव हुई है जहां पे आप कुछ भी बस करिए, कुछ भी करिए, पर बैठना मुश्किल है और बैठ नहीं सकते, क्योंकि चंद्रमा आपकी कुंडली में 50% का परिणाम अवश्य दे रहे हैं। और निस्संदेह वो आपकी कुंडली के लिए बेहतर ही भाव का अधिपति होता है, खराब भाव का अधिपति नहीं होता है। इस कुंडली के लिए बुध शुक्र बहुत अच्छे, शनि बहुत अच्छे परिणाम देने वाले बन रहे। बाकी की चर्चा मैं कल के कार्यक्रम में कर दूंगा। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। मैंने बीच में थोड़ा जल्दी जल्दी तो नहीं बोला है, पर हाँ तीव्र स्वर में बोल दिया है। ये बात मुझे निखिल जी ने बताई है, पर क्या करूं, कभी कभी वो फ्लो होता है जो निकल जाता है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।